आज हम लोग देखेंगे मैथ्स के यूनिट 4 का सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो है ग्राफ के कॉन्सेप्ट और सब ग्राफ बता दिए थे। इसमें अब हम लोग देखेंगे से होमोमॉर्फिज्म, फिर रिंग थ्योरी और फिर कोडिंग थ्योरी। ये तीन टॉपिक रहेंगे इस लेक्चर में। तो समझो, सबसे पहले है होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है ना, तो दो ग्रुप है समझो। एक कोई ग्रुप है जी। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में समझो एक तरह से ग्रुप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ग्रुप में जी जो है एक सेट होता है और स्टार जो है एक समझो ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर जो हम लोग यूज कर रहे थे। तो जी और स्टार जो है एक ऑपरेटर एक ग्रुप का है, और जी डैश और ये डेल्टा जो है वो एक सेकेंड ऑपरेटर समझो, ये एक दूसरा ऑपरेटर है, ये जी डैश भी एक दूसरा सेट है। ये दोनों जो है ना एक अलग अलग ग्रुप है, दो ग्रुप समझो है। तो इन दोनों ग्रुप के बीच का अगर जो मैपिंग होता है ना, उस मैपिंग को हम लोग कहते हैं ग्रुप मॉर्फिज्म। तो ये मैपिंग जो है ना, इसको मतलब जो मैपिंग है उस मैपिंग को हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे, इसका भी एक कंडीशन है कि हम लोग ग्रुप मॉर्फिज्म उसी समय कहेंगे इफ एवरी, कोई भी दो एलिमेंट है ना ए और बी, ये दो एलिमेंट अगर ग्रुप जी में है, अगर ये दोनों एलिमेंट अगर ग्रुप जी में है, तो एफ ए और इसका जो ग्रुप जी का जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का जो वैल्यू है, यही वैल्यू यहाँ पे है। इफ एफ ऑफ ए ऑपरेटर बी अगर है, वो अगर इक्वल हो जाए एफ ए और जो सेकंड ग्रुप है उसका ऑपरेटर और एफ बी अगर इसके इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों वैल्यू मतलब ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है, तभी उस दो ग्रुप को हम लोग कहेंगे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म शो कर रहा है। तो ये था समझो डिफिनीशन, जो कि डिफिनीशन का जो ये जो इक्वेशन है ना, ये तुम्हें एमसीक्यू के लिए भी पढ़ना होगा, डिफिनीशन बेसिकली। और फिर एक एमसीक्यू में ना एक कॉमन क्वेश्चन होता है ये, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को जो है ना हम लोग ग्रुप आइसो, कोई भी एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है उसको हम लोग ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे, अगर वो जो ग्रुप जो होमोमॉर्फिज्म एफ फंक्शन है, वो अगर 1 2 है और ऑन टू है, ये दोनों 1 to 1 और ऑन टू अगर है, तो उसको हम लोग ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये था समझो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का समझो डिफिनीशन। और इसमें जो 10 मार्क में जो क्वेश्चन आता है ना, वो है थ्योरम। जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताए थे कि थ्योरम जो है ना, एक तो इससे पिछले वाला जो थ्योरम है ये एक इम्पोर्टेंट है, और एक ये थ्योरम है ये एक इम्पोर्टेंट है। यही दो थ्योरम है मेन इस चैप्टर में, और इसी दोनों में से ना कोई एक आएगा। तुम्हें दोनों पढ़ के जाना है, कोई एक इसमें से 10 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा। तो ये था समझो। अब ये जो थ्योरम है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे, इस पे ये बोला गया है, थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ एफ फंक्शन है, उसका जो है एफ जी से जी डैश के बीच का जो एक फंक्शन है, मैपिंग जो हो रहा है, अगर इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये बोल दिया है ना कि अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर है, मतलब इसमें है, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है ना कि पहला पार्ट प्रूफ करना है कि एफ ई जो होगा वो ई डैश के इक्वल होगा। इसमें से ई डैश क्या होगा, तो ई डैश जो है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का, और ये जो ई है ना, ये जी ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। तो ये हमें प्रूफ करना है कि एफ ई जो होगा वो ई डैश के इक्वल होगा। फिर दूसरे में प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए डैश जो होगा वो एफ ऑफ ए का, मतलब एफ ऑफ ए इनवर्स जो होगा वो होगा एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। ये हमें प्रूफ करना है। और फिर तीसरा हमें प्रूफ करना है कि इफ एच जो है अगर वो एक सब ग्रुप है, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एफ एच इज इक्वल टू एफ जी, और सच दैट एच बिलोंग्स टू, ये यहाँ पे ए बिलोंग्स टू एच, ये जो एच है ना, एच सब ग्रुप, तो एच बिलोंग्स टू एच इसमें है, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये जो है ना हम लोग के पास ये तीन प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहला प्रूफ है वो, पहला और दूसरा जो है ना वो इजिली हो जाएगा। वो जैसे कि हम लोग के पास पहला ये प्रूफ है, अगर ये फंक्शन हम लोग को ये गिवन है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका हम लोग के पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का जो हम लोग के पास डिफिनेशन था, उसका ये कंडीशन ये था ना, यही कंडीशन हम लोग लिखे, एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑपरेटेड डेल्टा एफ बी। ये हमारे पास जो इक्वेशन था वही इक्वेशन लिखे। अब हमें ये प्रूफ करना है ना कि ई और ई डैश के इक्वल, तो हम लोग जो है ना इसमें ना ए और बी को अगर हम लोग अगर ई एज्यूम करके ई का वैल्यू पुट करें, ए इक्वल टू ई और बी इक्वल टू ई अगर पुट करें, तो एफ ऑफ ई इंटू एफ ऑफ स्टार ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई डेल्टा
एफ ऑफ ई, ये हमें मिल जाएगा। मतलब इसमें हम क्या किए ना, बस ए और बी का वैल्यू बस पुट किए, ए और का वैल्यू बी और बी का वैल्यू बी, यहाँ पे भी ए का वैल्यू ई, बी का वैल्यू ई, ये जो दो वैल्यू है बस ये हम पुट किए हैं। अब ये जो ई इंटू ई है, तो ई स्टार ई क्या होगा, तो ई होगा। और फिर एफ ऑफ ई और एफ ऑफ ई, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें अभी हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। अब जो है एक बेसिकली ये क्या हो गया, ये समझो इसको हम लोग इस साइड लिख दिए और इसको इस साइड लिख दिया, मतलब वो सेम ही इक्वेशन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई डेल्टा एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, ये हमें गिवन है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो है ना आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के जैसे काम कर रहा है। आइडेम्पोटेंट का हम लोग जो है ना एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ऊपर वहां पे थ्योरम में, कि एक एक थ्योरम जैसा हम लोग पढ़े थे कि आइडेम्पोटेंट जो है ना वो एलिमेंट जो है बस आइडेंटिटी एलिमेंट ही बस हो सकता है, ये हम लोग एक पढ़े थे ऊपर में। जैसे कि ये है ना, ये हम लोग पढ़े थे ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और कोई भी एलिमेंट जो है ना आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकता। आइडेम्पोटेंट में होता क्या था कि ए और ए इनवर्स जो है ना वो समझो ई के इक्वल हो जाए, मतलब बेसिकली हम लोग के पास ए और ए स्टार जो है, मतलब जो एक एलिमेंट है ना उसी का ऑपरेशन अगर एक के साथ हो जाए तो वो वैल्यू ए के इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ, मतलब आइडेंटिटी एक पढ़े थे हम लोग, प्रूफ इसका हम लोग किए थे। तो इसमें भी हम लोग को यही करना है। तो इसमें हम लोग के पास क्या हुआ, इसमें हम लोग के पास एफ ई डेल्टा एफ ई इज इक्वल टू एफ ई आया। ये मतलब बेसिकली इस फॉर्म में आया ना कि ए डेल्टा ए इज इक्वल टू ए। तो ये तो ऐसा एलिमेंट हो गया ना कि इसमें ना आइडेंटिटी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, ये आइडेम्पोटेंट हो गया। आइडेम्पोटेंट क्या हो सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। और यहाँ पे एफ ई जो है वो क्या है, एफ ई जो है जी डैश का एलिमेंट है। तो जी डैश का एलिमेंट है तो बेसिकली एफ ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ई क्या हो जाएगा, तो वो ई डैश हो जाएगा, क्योंकि एफ ई जो है वो क्या हो सकता है, आइडेंटिटी ही हो सकता है। आइडेंटिटी के अलावा और कोई भी एलिमेंट ना आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकता, इसीलिए एफ ई क्या हो जाएगा, तो ई डैश के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें पहला प्रूफ करना था, ये पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरे में प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, यहाँ पे ये होल इनवर्स है, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स, ये दो का हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसका एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ ए और डेल्टा एफ ऑफ ए इनवर्स, ये हमें मिला ग्रुप होमोमोर्फिज्म के डिफिनीशन से ही। यहाँ पे जो है ना ये डिफिनीशन इसी में बस वैल्यू पुट की है, ए के जगह पे ए ही रहने दिए है, बी के जगह पे ए इनवर्स हम लोग पुट किए हैं, ये दो वैल्यू पुट किए। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए स्टार ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी। और इसमें तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, यही समझो ये सेम चीज है। तो इसमें हम लोग एफ ऑफ ई जो है इसका वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं कि इसका वैल्यू जो है ना ई डैश होगा। तो इसका वैल्यू ई डैश होगा, तो वही वैल्यू यहाँ पुट किए। और ये बाकी तो वही सेम चीज है, एफ ऑफ ए डेल्टा एफ ऑफ ए इनवर्स। तो ये जो है ना बेसिकली क्या है, ये हम लोग के पास इनवर्स का एक लॉ बना। इनवर्स में यही होता है ना कि कोई भी एलिमेंट और उसका इनवर्स जो हम लोग निकाल रहे हैं, वो मतलब जो एलिमेंट है उसका इनवर्स, वो अगर आइडेंटिटी हो जाए, मतलब अगर ऑपरेशन है, कोई एक एलिमेंट है उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है, कोई दूसरा एलिमेंट है, वो अगर उसका ऑपरेशन करने पे जो ऑपरेटर यूज हो रहा है उसका ऑपरेशन करने पे अगर वो आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो ये जो एलिमेंट होगा वो इसका इनवर्स होगा, मतलब या फिर ये कह लो कि इसका इनवर्स जो है वो ये होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, तो इसमें हम लोग लिखते थे ना कि इसका इनवर्स मतलब एक तरह से बी क्या है, यहाँ पे समझो इसको अगर ए लो और ये बी लो, तो यहाँ पे बी क्या है, बी जो है वो क्या होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बी का वैल्यू अगर समझो ये है ए इनवर्स एफ ऑफ ए इनवर्स, तो एफ ऑफ ए इनवर्स ये बी का वैल्यू लिखे, इसको क्या होगा, ये ए इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स मतलब क्या कि एफ ऑफ ए का होल इनवर्स ये हो गया। तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए, ये सेकेंड पार्ट में प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ करना था ना कि एक तरह से बेसिकली कि हम लोग को प्रूफ करना था कि ये सब ग्रुप है। एफ ऑफ एच जो है ना बिलोंगिंग, अगर ये इक्वल टू एफ ऑफ जी सच डेट एच बिलोंगिंग टू अगर एच है, तो ये जो है ना एच जो है वो सब ग्रुप है जी डैश का। ये प्रूफ करना है, मतलब ये हम लोग को मालूम है ना कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि एच जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी है। हम लोग को ये प्रूफ करना है ना कि एफ ऑफ एच जो होगा वो सब ग्रुप होगा जी ऑफ मतलब जी डैश का जो सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप का सब ग्रुप ये होगा अगर एच अगर फर्स्ट ग्रुप का सब ग्रुप है तो। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट एच वन और एच वन डैश जो है वो दो एलिमेंट हम लोग लेंगे एफ एच से बिलोंग करने वाले।
तो इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सब ग्रुप का मतलब क्या कि उसमें ना एफ एच के बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग एफ ऑफ एच माने तो इसके मतलब ये पूरा जो सर्कल है ना, इस पूरे सर्कल को अगर ये जो इनर सर्कल है इसको अगर हम लोग एफ ऑफ एच माने तो इसमें ये दो एलिमेंट है। हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है ना कि एच जो है वो एक सब ग्रुप है। एच जो है सब ग्रुप है किसका, जी का। ये जी है, ये पूरा जो है ये जी है, इसका सब ग्रुप है। तो इसके अंदर में समझो दो एलिमेंट होंगे, वो इसका पार्ट होगा H1 और H2 जो है वो बिलोंगिंग टू H होगा। ये हम लोग के पास गिवन है क्वेश्चन में। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो जो हम लोग के पास एफ ऑफ एच है 1 और एफ ऑफ एच 2 है, इन दोनों से हम लोग के पास जो एफ ऑफ एच बनेगा वो भी एक सब ग्रुप है जी डैश का। ये हमें प्रूफ करना है। तो बेसिकली हम लोग को ये प्रूफ अगर हम लोग कर दें कि एफ ऑफ एफ मतलब एफ वन डैश बिलोंगिंग टू एफ मतलब ऑपरेशन ऑफ एच एच वन डैश, अगर हम लोग ये प्रूफ कर लें कि अगर इनवर्स अगर वो बिलोंगिंग टू एफ डैश है तो वो हम लोग के पास प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों सब ग्रुप है उसका। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग के पास इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें बस ऑपरेशन लगाएंगे। एफ ऑफ मतलब एच वन डैश और इसका ऑपरेटर एच टू डैश का अगर इनवर्स, ये अगर हम लोग ऑपरेटर लगाएं तो इसमें ऑपरेटर लगाने पे ये जो फॉर्मूला है इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग अगर एफ के साथ अगर हम लोग लिखें, एफ के साथ लिखे तो इसका क्या होगा वैल्यू, एफ ऑफ एच वन और बिलोंगिंग टू एफ ऑफ एच टू, और इनवर्स था तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, होल इनवर्स। अब इसका ऑपरेशन बस हम लोग लगा दिए, ये जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू अभी हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे ए इनवर्स होता है तो इसका वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इनवर्स के फॉर्म में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एच टू इनवर्स। तो ये जो दो ऑपरेशन होंगे इन दो ऑपरेशन को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा अंदर में, एफ ऑफ ए और स्टार एफ ऑफ एच टू। ये हमें कैसे मिला, तो ये हमें मिला होमोमॉर्फिज्म से, क्योंकि हम लोग को बस ये मालूम है ना कि होमोमॉर्फिज्म है, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म शो कर रहा है। तो होमोमॉर्फिज्म में यही तो हो रहा था ना कि जो हम लोग के पास जो ऑपरेटर था, देखो ए स्टार बी था, इसको हम लोग कर रहे थे एफ ऑफ ए और जो सेकेंड ग्रुप का जो ऑपरेटर था उसका वैल्यू और एफ ऑफ बी, ये हमें मतलब क्वेश्चन मतलब होमोमॉर्फिज्म में ये डिफिनीशन था। तो होमोमॉर्फिज्म का यूज करके ये वैल्यू आया, मतलब होमोमॉर्फिज्म का यूज करके ये वैल्यू आया। तो इससे ये क्या बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एच वन बिलोंगिंग टू एच मतलब स्टार एच टू इनवर्स, ये क्या होगा, ये इसका सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप अगर ये एच गिवन है ना ये हम लोग को कि ये जो है ये सब ग्रुप है एच, तो एच अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का जो हम लोग के पास कंडीशन था, सब ग्रुप का यही तो कंडीशन था ना कि एच वन दो एलिमेंट है, अगर दो एलिमेंट है अगर समझो ए और बी, तो ए स्टार बी इनवर्स अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये बिलोंगिंग टू एच है, तो ये हमारा सब ग्रुप होगा। यही तो हम लोग के पास सब ग्रुप का कंडीशन था ना, तो बस इसी कंडीशन को हम लोग ले आए और ये बिलोंगिंग टू एच है तो इसीलिए बिलोंगिंग टू एफ एच ये अगर हो गया तो इसी से हम लोग के पास क्या हो गया, तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमें बस प्रूफ करना था। तो ये थर्ड पार्ट जो है समझने के लायक उतना अच्छा नहीं है, तो इसको चाहो तो तुम दो तीन लाइन का ही है तो तुम चाहो तो याद भी कर सकते हो, ऐसा है। तो ये था समझो सेकेंड थ्योरम। वैसे मोस्टली ज्यादा चांस है कि तुम्हें मिलेगा वो नेसेसिटी जो कंडीशन है ना, ये तुम्हें मिलेगा मतलब ज्यादा चांस उसके हैं, और इसका कम चांस है क्या है। तो ये था समझो होमोमॉर्फिज्म। अब हम लोग के पास आता है रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में ना हम लोग के पास क्या होता है, तो जैसे कि ग्रुप में क्या होता था, ग्रुप में हम लोग के पास जी और स्टार होता था। तो ये वैसे ही यहाँ पे रिंग में क्या होता है, रिंग में रिंग है इसीलिए हम लोग जी आर से डोनेट कर रहे हैं आर, और इसमें दो ऑपरेशन होते हैं प्लस और मल्टीप्लाई। हाँ ये दो ऑपरेशन है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये प्लस और मल्टीप्लाई हमेशा रहे, मतलब कोई दो ऑपरेटर का हम लोग बस ऐसा रेफरेंस हम लोग लिए हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई डॉट। तो ये इसमें ना दो ऑपरेटर होते हैं, ग्रुप में क्या होता था एक ही ऑपरेटर होता था, तो ये जो है ना इसमें दो ऑपरेटर होते हैं। अब दो ऑपरेटर, तो इन दो ऑपरेटर में ना हम लोग इसको रिंग कब कहेंगे उसके कुछ कंडीशन है। तो जो अलजेब्रिक ग्रुप है ना आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट जो है उसको हम लोग एक रिंग कहेंगे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहे हो। तो पहला कंडीशन क्या है, तो आर और प्लस, ये जो आर और प्लस है ये क्या हो, अगर एबिलियन एबिलियन ग्रुप हो। हम लोग के पास अगर दो है तो दो में तो ये तो ग्रुप हो गया ना, अगर आर है और प्लस है ये तो ग्रुप हम लोग चेक कर सकते हैं ना कि ये ग्रुप है या नहीं।
हम लोग जो ग्रुप पढ़े थे उससे। ये हम लोग को चेक करेंगे आर और प्लस जो है ना एबिलियन ग्रुप है या नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद सेकंड में आर और डॉट, ये तो था पहला ऑपरेटर के साथ, आर का हम लोग पहला ऑपरेटर के साथ कर रहे हैं। अब इसमें ना दूसरा ऑपरेटर के साथ हम लोग कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन। इसमें हम लोग के पास क्या होगा, तो इसमें हम लोग के पास आर और डॉट का जो है ना ग्रुप जो है ना वो सेमी ग्रुप होगा। अब सेमी ग्रुप क्या होता है, तो सेमी ग्रुप में ना ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ना दो कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करना होता है। पहला तो हम लोग के पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो क्लोजर जो था वो तो करना ही पड़ता है, और दूसरा जो है ना वो क्या, तो बस हम लोग को एसोसिएटिव प्रूफ करना होता है। मतलब फर्स्ट का जो दो था ना, फर्स्ट का ग्रुप में जो टोटल चार कंडीशन थे ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए चार थे, एबिलियन के लिए पांच थे। ग्रुप के लिए क्या थे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चार थे ग्रुप के लिए। अब एबिलियन के लिए क्या होता था, एक एक्स्ट्रा करना पड़ता था, कम्यूटेटिव। तो एबिलियन के लिए तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। और यहाँ पे बस ये सेमी ग्रुप है ना, तो सेमी ग्रुप के लिए क्या करना होगा, बस ये जो दो है, क्लोजर और एसोसिएटिव, बस ये दो प्रूफ करने हैं। तो ये हो गए समझो सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि अगर जो हम लोग के पास जो है ना ऑपरेशन डॉट, वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर प्लस फॉर एनी एबीसी, अगर कोई तीन वैल्यू है ना, अगर रियल वैल्यू अगर है हम लोग के पास, अगर उस सेट से, रिंग के जितने जो सेट है ना उस सेट से अगर हम लोग के पास जो तीन वैल्यू अगर हम लोग ले लें ए बी सी, तो इसमें ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी, यही होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव का। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो टोटल अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं, तभी हम लोग कहेंगे ना कि कोई भी अगर जो एक सेट है आर, वो रिंग होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो बेसिकली अब हम लोग इसका समराइज करेंगे कि कंडीशन वन में क्या कर रहा है, कंडीशन वन में कर रहा है एबिलियन। एबिलियन ग्रुप के लिए क्या करना होता है, पांचों प्रॉपर्टी करना होता है। ये पांच प्रॉपर्टी है, पांचों प्रॉपर्टी करना है, और किसके लिए करना है, तो आर प्लस के लिए करना है। सिमिलरली अब कंडीशन टू क्या कर रहा है, ये कंडीशन टू जो है, कंडीशन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दो प्रॉपर्टी बस क्लोजर और एसोसिएटिव करना है। वो किसके लिए करना है, तो आर डॉट के लिए करना है। ये हो गया। अब कंडीशन थ्री क्या कह रहा है, कंडीशन थ्री जो है ना बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो ये है, बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करना है। अगर ये समझो बेसिकली इसमें ना बस तीन कंडीशन है, देखने से लगेगा कि बस तीन कंडीशन है, लेकिन तुम्हें चेक कितने करने हैं, टोटल यहाँ पांच थे, छठा सातवां ये रहा और आठवां, टोटल आठ कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तब उसको हम लोग रिंग कहेंगे। तो इसी पे ये क्वेश्चन है कि चेक करने की आई, आई का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर प्लस और मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन है वो रिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस के लिए चेक करेंगे पांचों कंडीशन हो रही है या नहीं। आई प्लस के लिए क्या करना होता है, पांचों कंडीशन चेक करना होता है। तो आई प्लस के लिए हम लोग क्लोजर, ये आई प्लस का जो है ना हम लोग एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग देख चुके हैं, तो वो वहीं से तुम देख लो कि ये क्लोजर हो, मतलब क्लोजर को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करता है, इनवर्स को भी करता है, और इसमें जो है कम्यूटेटिव को भी करता है। तो ये मतलब पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई प्लस क्या होगा, तो एबिलियन ग्रुप होगा। इसमें बेसिकली ना ग्रुप हम लोग चेक कर रहे हैं, रिंग भी है लेकिन इसमें हम लोग मेनली ग्रुप को ही चेक कर रहे हैं कि ग्रुप है या नहीं, मतलब ग्रुप ही है। तो ये ऊपर में ही फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में ही बताए थे कि ग्रुप हम लोग कैसे चेक करते हैं, और आई प्लस का हम एग्जाम्पल ही बताए थे। तो उससे जाके देख सकते हो, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि ये एबिलियन ग्रुप है। ऐसे ही अब हम लोग आई मल्टीप्लाई के लिए करेंगे। तो आई मल्टीप्लाई के लिए बस तुम्हें क्या करना है, तो बस दो प्रॉपर्टी चेक करने हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो क्लोजर तो समझो होगा ही, ए बिलोंगिंग टू बी है अगर इंटीजर, तो बी, ए बिलोंगिंग टू जो ऑपरेशन है ए डॉट बी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आई से। तो वन और टू को एक इंटीजर ले लो एग्जाम्पल के लिए, और वन डॉट टू जो है वो बिलोंगिंग टू आई होना चाहिए। तो टू बिलोंगिंग टू आई है, इसीलिए क्या होगा, क्लोज होगा विथ रिस्पेक्ट टू डॉट। अब ऐसे एसोसिएटिव के लिए तो होगा ही, ए डॉट बी डॉट सी जो है, और ए डॉट बी डॉट सी, ये दोनों में कैसे भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू तो ए बी सी ही आएगा। तो ये एसोसिएटिव भी होगा ही। तो ये एसोसिएटिव है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, मतलब अगर ये क्लोजर भी है एसोसिएटिव भी है, तो आई डॉट क्या हो जाएगा, तो सेमी ग्रुप भी है। एबिलियन भी हो गया, सेमी ग्रुप भी हो गया। तो अब इसके बाद अब क्या बचा, एक जो है ना, अब ये लास्ट टॉप बचा कम्यूटेटिव कंडीशन थ्री को सेटिस्फाई करना, जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है।
तो ये प्रूफ करने के लिए बस हम लोग ये वैल्यू लिखे कि ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें ना कोई भी तुम रैंडम अपना इंटीजर से कोई भी वैल्यू ले लो और चेक करके देख लो कि प्रूफ हो रहा है या नहीं। मतलब 1 2 3 लिए रैंडम वैल्यू, तो 1 2 3 को हम लोग चेक किए, दोनों का वैल्यू LHS इज इक्वल टू RHS आया। तो इसीलिए क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। तो ये मतलब एबिलियन वाला भी है, सेमी ग्रुप भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब रिंग कर सकते हैं। तो ये रिंग हो गया। तो ये तो था समझो बेसिक रिंग का, कि रिंग में ना बस इतने कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करने होते हैं। अब जब अगर तुम्हें रिंग आया ना, तो उसके साथ ना कुछ डिफिनेशन भी है कि उसमें कुछ एडिशनल जो हम लोग ऐड करते हैं। तो रिंग आया, तो रिंग के साथ अगर ना हम लोग के पास रिंग में क्या हो रहा था, बस ये जो आर डॉट, मतलब आर डॉट है ना, आर डॉट का हम लोग बस दो प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे, क्लोजर और एसोसिएटिव। ये दो चेक कर रहे थे। अब इस दो प्रॉपर्टी के अलावा अगर आर डॉट, मतलब आर डॉट जो है वो अगर कम्यूटेटिव भी होगा, कम्यूटेटिव भी होगा तो उसे हम लोग कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। मतलब रिंग तो है ही, ये रिंग है, रिंग प्रूफ करने के लिए तुम्हें 8 प्रॉपर्टी तो करने ही पड़ेंगे। उसके बाद ये नौमा प्रॉपर्टी, ये नौमा प्रॉपर्टी अगर कम्यूटेटिव भी है अगर, तो कम्यूटेटिव भी अगर होगा तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये आइडेंटिटी भी होगा, मतलब आइडेंटिटी अगर ये फॉलो करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है अगर इसके पास होगा, तो ये जो है अब क्या होगा, तो ये इसको हम लोग आइडेंटिटी रिंग या फिर रिंग विथ यूनिटी, दोनों का नाम या तो इस नाम से कहो या फिर इस नाम से कहो, ये भी होगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 10वां पॉइंट हो गया, रिंग विथ आइडेंटिटी। अब जो है ना, अब जो है हम लोग के पास एक आता है जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट। तो जीरो डिवाइजर हम लोग किसको कहते हैं, अगर कोई दो एलिमेंट है किसी रिंग का, नॉन जीरो एलिमेंट है अगर रिंग का, रिंग आर है, उसका दो एलिमेंट है, ए एंड बी, अगर दो एलिमेंट है, तो अगर ऐसे एलिमेंट है ना जिसमें ना, अगर वो इन दोनों का वैल्यू जीरो नहीं है, ना ही ए का वैल्यू जीरो है ना ही बी का वैल्यू जीरो है, लेकिन इनके ऑपरेशन ए और बी जो है, अगर दो एलिमेंट है, अगर कोई अगर नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब ए जो है ना नॉट इक्वल टू जीरो है और बी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन इसके बीच का जो ऑपरेशन है ना हम लोग के पास रिंग में, जो ये डॉट ऑपरेशन है, अगर इनका वैल्यू अगर जीरो है, अगर इन दोनों का, और ये नॉन जीरो है लेकिन इसका वैल्यू जीरो है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन जीरो डिवाइजर, और या फिर डिवाइजर ऑफ जीरो। मतलब इसका हम लोग ये नाम है जीरो डिवाइजर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो समझो एक तरह से ये एक रिंग है, जेड इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ये एक रिंग है। हम लोग के पास जो है ना ये मॉडुलो ऑपरेशन का ये एक है, इसमें स्टार जो है, ये तो ये डॉट जो है बस एक रेफरेंस के लिए था ना, तो रेफरेंस के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे थे। तो रेफरेंस में मतलब अगर ये हम लोग +6 अगर है, ये हम लोग अगर यूज करें तो +6 करो, या फिर +6 नहीं, यहाँ पे -6, मतलब ×6 करो, ये +6 पे वैलिड नहीं होगा। ×6 अगर हम लोग करें, मॉडुलो मल्टीप्लीकेशन करें 6 का, तो इसमें क्या होगा, तो अगर 2 और 3 अगर नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका अगर हम लोग मॉडुलो ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3, तो 2 × 3 मॉडुलो 6 क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो जीरो। तो इसका रिमाइंडर जीरो होगा, लेकिन इसका ऑपरेशन जो है वो जीरो होगा। तो एक तरह से नॉन जीरो एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाए, तो ऑपरेशन लगाने पे क्या हुआ, तो वैल्यू आया जीरो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 और 3 जो है वो जीरो डिवाइजर है। तो ये मोस्टली जो है ना मॉडुलो के केस में आता है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किए ना, मल्टीप्लीकेशन किए, लेकिन यहाँ पे मॉडुलो का यूज किए, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 यूज किए। तो ये यूजुअली अक्कर होता है मॉडुलो में, ये भी एक याद रखना कि यूजुअली मॉडुलो में अक्कर होता है, जीरो डिवाइजर का केस। अब एक विदाउट जीरो डिवाइजर, ये तो था जीरो डिवाइजर, अब विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होगा, तो इसमें क्या था, इसमें ना दोनों एलिमेंट नॉन जीरो थे। इसमें ना अगर विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसका क्या मतलब है कि अगर ए और बी अगर जीरो है, तो ये कब पॉसिबल है विदाउट जीरो डिवाइजर में, जब ए इक्वल टू जीरो हो या फिर बी इक्वल टू जीरो, इन दोनों में से कोई भी अगर एक जीरो हो गया, तो वो विदाउट जीरो डिवाइजर का केस होगा। तो ये था हमारे पास जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर। तो अब इसी में ना हम लोग के पास आता है कम्यूटेटिव रिंग, ये कम्यूटेटिव रिंग भी है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और विदाउट जीरो डिवाइजर भी है। तो ये हमें जो है ना, ये तीनों कंडीशन भी अगर फुलफिल कर रहा है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, यूनिटी भी है और विदाउट जीरो डिवाइजर भी है, ये जो विदाउट जीरो डिवाइजर है ना, ये केस भी है, तो इसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रल डोमेन। ये होगा हमारा इंटीग्रल डोमेन। तो ये समझो एक तरह से डिफिनीशन है कुछ, मतलब कम्यूटेटिव के लिए। अब जैसे कि ये इंटीग्रल डोमेन है ना, तो तुम्हें कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि इंटीग्रल डोमेन प्रूव करो, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि सो डेट
जेड फाइव का मतलब कि 5 एलिमेंट है, यहाँ पे कॉमा होगा और फिर प्लस फाइव मतलब मॉडुलो 5 है, और ये मल्टीप्लाई 5 मतलब मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 है। तो ये हमारे पास ये ऑपरेशन मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, और इसे हमें प्रूफ करना है ना कि ये इंटीग्रल डोमेन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये अगर इंटीग्रल डोमेन जैसे ही आया ना, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें प्रूफ क्या करना है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब कम्यूटेटिव रिंग है ये प्रूफ करना है, उसके बाद यूनिटी है वो प्रूफ करना है, और विदाउट जीरो डिवाइजर है ये भी प्रूफ करना है। तो इसमें ना वो सारे चीज हम लोग को सॉल्व करने होंगे, जैसे कि कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करने के लिए क्या था, 9 प्रॉपर्टी को करना था, ये 9th प्रॉपर्टी था कम्यूटेटिव। उसके बाद हमें आइडेंटिटी भी प्रूफ करनी है, तो 10th, और उसके बाद विदाउट जीरो तो ये 11th। टोटल 11 चीज हम लोग को प्रूफ करना है, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो इंटीग्रल डोमेन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो प्लस है ना, मतलब मॉडुलो का है, तो मॉडुलो का जब हम लोग ग्रुप में ही पढ़े थे, ग्रुप थ्योरी में जाओ वीडियो में, तो उसमें देखो ग्रुप का जो हम लोग पढ़े थे जेड 5, ग्रुप में भी ना एक जेड 5 और +5 का हम लोग एक पढ़े थे, या फिर जेड 6 और +6 का, ऐसे ही करके हम लोग मॉडुलो का पढ़े थे। तो उसमें जो है ना हम लोग क्या किए थे, हम लोग कंपैरिजन टेबल, यहाँ पे ये नहीं है, कम्यूटेटिव कम्युलेटिव नहीं है, कंपैरिजन टेबल एक हम लोग पढ़े थे, कंपैरिजन टेबल। तो कंपैरिजन टेबल हम लोग को ड्रॉ करना है। तो कंपैरिजन टेबल किसका किसका ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पहले में ग्रुप में क्या था, बस एक ऑपरेशन था, यहाँ पे क्या है, दो ऑपरेशन है। तो ये दो ऑपरेशन का हम लोग करेंगे, +5 का भी और मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 का भी। तो +5 का भी हम लोग करेंगे, तो +5 का हम लोग सॉल्व किए, फिर मल्टीप्लीकेशन 5 का हम लोग सॉल्व किए, मतलब सेम टू सेम वही करते हैं। 0 1 2 3 4 चार एलिमेंट, 5 एलिमेंट थे टोटल, 0 1 2 3 4, ये टोटल मिला के 5 एलिमेंट है। इस साइड भी हम लोग 5 एलिमेंट लिखे। अब ऐसे ही अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0 इंटू जीरो तो जीरो, 0 इंटू वन तो जीरो, 0 इंटू टू तो जीरो, 0 इंटू थ्री तो जीरो, 0 इंटू फोर तो जीरो। ऐसे ही वन का 1 इंटू जीरो तो जीरो, 1 इंटू वन तो वन, 1 इंटू टू तो टू, 1 इंटू थ्री तो थ्री, 1 इंटू फोर तो फोर। ऐसे ही अभी जीरो मतलब 2 इंटू जीरो तो जीरो, 2 इंटू वन तो टू, 2 इंटू टू तो फोर, अब 2 इंटू थ्री तो सिक्स, तो सिक्स है, लेकिन मॉड्यूलो 5 है, तो 6 मॉड्यूलो 5 क्या होगा, 6 मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 1। तो 6 मॉड्यूलो 5 का 1 वैल्यू लिखे। अब 2 इंटू फोर यानी कि 8, तो 8 मॉड्यूलो 5 क्या होगा, 8 मॉड्यूलो 5 यानी कि 3 रिमाइंडर आता है, तो 3 रिमाइंडर यानी कि 3। ऐसे ही 3 इंटू जीरो तो जीरो, 3 इंटू वन तो थ्री, 3 इंटू टू सिक्स, तो सिक्स के लिए क्या होगा, 1। फिर 3 इंटू थ्री तो 9, तो 9 मॉडुलो 5 क्या होगा, 4। फिर उसके बाद 3 इंटू फोर तो 12, तो 12 का मॉडुलो 5 करेंगे तो क्या होगा, 2। ऐसे ही हम लोग इसका भी वैल्यू लिखेंगे। ये समझो दोनों कंपैरिजन टेबल हम लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, प्लस माइनस और मॉडुलो का यूज करके। ये हमारे पास कंपैरिजन टेबल आ गया। तो अब इसमें हम लोग के पास क्या करना था, हम लोग को प्रूफ करना है ना कि कम्यूटेटिव मतलब इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या बोले थे, इंटीग्रल डोमेन आएगा तो सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग है ये प्रूफ करना है। तो कम्यूटेटिव रिंग के लिए क्या करना पड़ता है, कम्यूटेटिव रिंग के लिए हम लोग को ये पूरे कंडीशन, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, ये भी प्रूफ करना है। फिर उसके बाद क्लोजर, एसोसिएटिव और ये भी प्रूफ करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी प्रूफ करना है। तो बेसिकली ये 8 अगर जब प्रूफ करोगे, 8 प्रूफ करोगे तो रिंग प्रूफ होगा, रिंग प्रूफ होगा। अब इस रिंग के में ना अगर हम लोग यहाँ पे इसमें जो है, इसका जो है हम लोग अगर कम्यूटेटिव प्रूफ कर लें, ये जो आर डॉट है ना, इस आर डॉट का अगर कम्यूटेटिव प्रूफ कर ले तो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। अब इस कम्यूटेटिव रिंग में अगर हम लोग अगर एक आइडेंटिटी अगर प्रूफ कर ले इसी में आर डॉट में आइडेंटिटी, तो ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। अब विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए ये चेक कर ले कि ए और बी जो है आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो ये हो जाए, तो वो विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो जाए। तब उसके बाद ना इसको हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रल डोमेन। ये मतलब टोटल 11 कंडीशन तुम्हें चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग के पास क्या करना होता है, Z +5 के लिए हम लोग करेंगे, पहले +5 को क्या करना है, इसमें एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। इसको एबिलियन के लिए क्या होता है, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। तो ये इसका हम लोग जो है ना बताए थे ग्रुप वाले थ्योरी में भी ना, हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे करते हैं इस वाले में। बेसिकली इसमें हम लोग +5 है ना, तो क्लोजर के लिए क्या करते हैं, क्लोजर के लिए ये जितने भी एलिमेंट है टेबल के, इस टेबल के एलिमेंट है वो 0 1 2 3 4 के अंदर में ही आने चाहिए। तो सारे एलिमेंट 0 1 2 3 4 के अंदर में ही आ रहे हैं, इसीलिए ये क्लोज्ड होगा। अब एसोसिएटिव तो इजली है, एसोसिएटिव में बस ऑपरेशन प्रूफ करो, ऑपरेशन को हम लोग बस
एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कर दो तो एसोसिएटिव हो जाए। उसके बाद जो हम लोग के पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में क्या चेक करते हैं, तो कोई भी एक एलिमेंट जो है ना, कोई भी एक रो, कोई एक रो को उसके सिमिलर प्रूफ कर दो, 0 1 2 3 4 इसके सिमिलर अगर कोई रो है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो ये हमारे पास रो वन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो रो वन मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो रो वन के सिंबल में क्या है, यहाँ पे 0, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब जो है ना इनवर्स के लिए क्या करते हैं, तो सबका इनवर्स निकाल के तुम कर लो, या फिर कैसे मतलब सबका इन्वर्स कर लो, सबका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग के पास फोर्थ में क्या होगा, इन्वर्स भी प्रूफ हो गया। अब पांचवा में जो कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव में भी क्या करो, बस a प्लस बी और ए बी प्लस ए इक्वल प्रूफ कर दो मॉडुलो 5 के साथ। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव भी हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है ना पूरा जितना भी चीज है वो ग्राफ थ्योरी के बेसिस पे ही है, मतलब ग्राफ थ्योरी में जो हम लोग पढ़े थे ना उसी के बेसिस में है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पांचों चीज प्रूफ हो गए तो इसको हम लोग कह सकते हैं एबिलियन ग्रुप है। अब ऐसे ही हम लोग के पास क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करना है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में क्या करना होता है, पहले दो कंडीशन ही बस फुलफिल करने होते हैं। तो पहला दो दो कंडीशन तो फुलफिल इसमें हो ही जाएगा, क्योंकि पहला क्लोज्ड, क्लोज्ड में देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पे ना मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में भी कोई भी एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 के अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा, ये क्लोज्ड होगा। ये हो गया क्लोज्ड। अब जो है ना सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, तो सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, तो वो तो इजीली हो जाता है, क्योंकि बस ऑपरेशन लगा, ऑपरेशन लगा के वैल्यू इक्वल कर दो। तो इसमें ऑपरेशन कौन सा लगेगा, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5 लगेगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव भी हो गया, क्लोज्ड भी हो गया, तो ये क्या बनेगा, ये सेमी ग्रुप बनेगा। ये हो गया सेमी ग्रुप। अब जो है ना इन दोनों के अलावा, मतलब ये दोनों तो कंडीशन करने होते हैं, उसके बाद एक क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है फॉर्मूला, ए डॉट बी प्लस सी जो है वो इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी से। तो इसमें बस ऑपरेशन लगाओ, डॉट के जगह पे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन 5, और प्लस के जगह क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्लस, क्वेश्चन में मतलब प्लस 5 ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो वही ऑपरेशन बस लगा दो कोई भी एलिमेंट पे, ए का वैल्यू 1 लिए, बी का वैल्यू 2 लिए, सी का वैल्यू 3 लिए, इक्वल प्रूफ कर दो। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, सेमी ग्रुप भी है, एबिलियन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिंग है। तो ये रिंग है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये रिंग है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये कम्यूटेटिव रिंग है। तो कम्यूटेटिव रिंग के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग कम्यूटेटिव लॉ पर प्रूफ करना है मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रूफ कर दो, तो ये कम्यूटेटिव रिंग हो गया। कम्यूटेटिव में बस ऑपरेशन लगा लो और वैल्यू पुट करके ये इक्वल हो जाए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव रिंग भी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, कम्यूटेटिव रिंग के बाद हम लोग को ये चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, मतलब रिंग कम्यूटेटिव विद रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। तो यूनिटी के लिए क्या चेक करते हैं, तो आइडेंटिटी जो है ना एग्जिस्ट, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए मल्टीप्लीकेशन वाले के लिए। तो मल्टीप्लीकेशन वाले के लिए क्या होगा, सेकेंड रो मल्टीप्लीकेशन वाले में जाओ, इस टेबल में हम लोग के पास आइडेंटिटी प्रूव करने का क्या, चेक करने का क्या तरीका होता है, कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पे इसके आइडेंटिटिकल कोई एलिमेंट होना चाहिए। इसके आइडेंटिटिकल कौन एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट है सेकेंड रो का। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या होगा, आइडेंटिटी, तो इसका 1 जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी भी हो जाएगा। मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि कम्यूटेटिव रिंग भी है और आइडेंटिटी भी प्रूफ हो रहा है, यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो गया। अब जो है ना हम लोग के पास एक लास्ट ऑपरेशन बचा, लास्ट में यहाँ पे ये 10 था, यहाँ ये 11 हो जाएगा। टोटल 11 कंडीशन चेक करने होते हैं इंटीग्रल डोमेन के लिए। तो 11th में क्या होगा, हम लोग के पास ये चेक चेक करना है कि जीरो डिवाइजर जो है ना विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो विदाउट जीरो डिवाइजर में ना ये चेक करो कि जीरो कहाँ आ रहा है। जीरो जो है ना, देखो इस फर्स्ट में यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, और इसके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इसके करॉस्पॉन्डिंग यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है। मतलब जीरो जो है ना होगा तभी जीरो होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट जो है ना ए और बी, वो कभी अलग से जीरो नहीं हो रहा है। जब ए का वैल्यू या फिर बी का वैल्यू अगर जीरो है तभी जीरो हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं विदाउट एनी जीरो डिवाइजर। बेसिकली यहाँ पे जो है ना फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, अगर ये दोनों एलिमेंट अगर जीरो है यहाँ पे, मतलब पहला ही एलिमेंट में हम लोग जीरो लिए ना, जीरो के करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसका जो रो है वो अगर जीरो आ रहा है, रो और कॉलम, तो उसको हम लोग कहेंगे विदाउट जीरो डिवाइजर। बाकी अगर कहीं और आ जाता ना, जैसे कि अगर मान लो कि ये 0 0 था, यहाँ समझो जीरो आ जाता, तब ये क्या होता है ना, तब जो है ना ये वो फॉर्म, मतलब तब वो जो है ना
एक्सेप्ट नहीं होता, इसमें हम लोग के पास क्या आ जाता तब, तो वो विथ जीरो विथ जीरो डिवाइजर हो जाता, तब इसको हम लोग इंटीग्रल डोमेन नहीं कहते। तो ये हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं तब, इंटीग्रल डोमेन ये है। तो ये हम लोग के पास हो गया था। अब जो है ना बेसिकली अब ये जो है सब मतलब इंटीग्रल डोमेन भी है, सब कुछ है। अगर ये इसके साथ अगर इनवर्स भी अगर आ जाए, इनवर्स भी जो आ जाए ना मल्टीप्लीकेशन में अगर सेमी ग्रुप भी है, कम्यूटेटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, मतलब बेसिकली अगर ये आर प्लस एबिलियन है, आर डॉट भी एबिलियन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव तो फॉलो कर ही रहा है अगर, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं, वो जो रिंग बनेगा ना उसके केस में उसको हम लोग कहते हैं फील्ड, उसको हम लोग फील्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास फील्ड का बस डिफिनीशन था बेसिकली। अब जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज रिंग के, ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। थ्योरी में वो जो चार मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर के क्वेश्चन में ये नहीं आएंगे, बस तुम्हें एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना रिंग, जैसे कि ग्रुप का जो प्रॉपर्टी था कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, वैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट रिंग का भी यूनिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, प्लस के लिए भी और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी यूनिक होता है, दोनों के लिए यूनिक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और फिर यूनिक एलिमेंट जो है ना, यूनिक इनवर्स होता है प्लस का, हर एक मतलब जितने भी एलिमेंट है ना सबका एक इनवर्स अपना अपना होता है। ऐसे ही जो है सबका मल्टीप्लीकेशन में भी सब सारे एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स होता है। ये चार प्रॉपर्टी सिंपल से हैं। उसके बाद जो है ना कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को इंटीग्रल डोमेन हम लोग कहेंगे इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई कैंसिलेशन लॉ मल्टीप्लीकेशन। बेसिकली इसमें करते क्या है, तो ए और बी और सी जो है अगर तीन एलिमेंट है रिंग के, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो अगर हम लोग अगर ए बी इज इक्वल टू सी अगर कर सके, या फिर अगर b इक्वल टू सी कर सके, अगर b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल डोमेन कह सकते हैं। ये हमारे प्रॉपर्टी है, इसे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्रेशन याद करना होगा। ये एक्सप्रेशन क्योंकि इसको हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन कहते हैं, इसको हम लोग राइट कैंसिलेशन कहते हैं। तो ये हो गया। अब एवरी फील्ड, जितना भी फील्ड होगा ना वो एक इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही, मतलब बेसिकली इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही, उसके अलावा बस क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब इसमें ना फील्ड का मतलब क्या है कि सारा कुछ आ गया, सब कुछ आ गया तो उसमें फील्ड होता है। तो ये सारे फील्ड इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है ना कि सारा इंटीग्रल डोमेन जो है वो भी फील्ड हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर फिनाइट इंटीग्रल डोमेन है तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो फील्ड है। तो ये हमारे पास कुछ 7 प्रॉपर्टीज है। अब ऐसे जैसे कि रिंग मतलब ग्रुप का सब ग्रुप था, वैसे ही रिंग का सब रिंग भी होता है। अगर आर प्लस मल्टीप्लाई अगर एक रिंग है, तो अगर एस जो है एक नन एम्प्टी सबसेट है आर का, तो एस प्लस मल्टीप्लाई जो है वो रिंग होगा, अगर वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसके बारे में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो तुम्हें बस ये एमसीक्यू के लिए ये कंडीशन मालूम होने चाहिए कि ए बी अगर एस से बिलोंग कर रही है, तो ए माइनस बी बिलोंगिंग टू एस होना चाहिए, और ए मल्टीप्लीकेशन बी जो है वो भी एस से बिलोंग करना चाहिए। ये हमें ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन अगर फुलफिल कर रहा है तो वो सब रिंग होगा। तो इसका कोई एमसीक्यू मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, एमसीक्यू के तौर पे तुम्हें ये पढ़ने हो। तो ये था समझो हम लोग के पास रिंग थ्योरी का। रिंग थ्योरी ज्यादा बड़ा नहीं है। रिंग थ्योरी में ना अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें ये इंटीग्रल डोमेन वाला क्वेश्चन, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आया ना, तो तुम्हें ये इंटीग्रल डोमेन का जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा चांस कि यही क्वेश्चन मिल जाए, तो मतलब इसी तरह के क्वेश्चन मिल जाए। ये है समझो इंटीग्रल डोमेन का। और समझो रिंग में बस इतना ही है, और बाकी सारे एमसीक्यू के लिए तुम्हें ये प्रॉपर्टी तो पढ़ने ही होंगे एमसीक्यू के लिए। तो ये था समझो रिंग थ्योरी। अब जो है ना इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक कोडिंग थ्योरी। इस कोडिंग थ्योरी पे भी ना अगर 4 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं इस यूनिट से, तो 4 क्वेश्चन में पहले भी बताए थे कि सब ग्रुप मतलब ग्रुप का जो थ्योरम है उस पे एक क्वेश्चन आएगा, और एक थ्योरम मतलब एक जो है ग्रुप प्रूफ करने वाला जो है कि ये ग्रुप है या नहीं वो चेक करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन ये रिंग का होगा, एक क्वेश्चन ये कोडिंग थ्योरी। इस कोडिंग थ्योरी पे एक क्वेश्चन आ सकता है। और इस कोडिंग थ्योरी में ना 3 टाइप के क्वेश्चन ही बस आते हैं, मतलब टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। और इस नोट्स में जो है ना टाइप 2 तक है, टाइप 3 तुम्हें खुद से करने होंगे देख के, क्योंकि वो जो है ना अगर तुम्हें ये टाइप 1 टाइप 2 आ गए तो टाइप 3 भी तुम्हें इजिली आ जाएंगे। वो टेबल बनाना पड़ता है बड़ा सा, तो वो एज ए असाइनमेंट भी हम लोग को मिला था, तो वो चाहो तो तुम खुद से पढ़ लो तो उससे समझ में आ जाएगा।
हाँ, वैसे वो इजीली हो जाएगा। मतलब टाइप 1 टाइप 2 अगर तुम्हें अच्छे से आ गया तो टाइप 3 भी आ जाएगा। तो कोडिंग थ्योरी में ना बेसिकली हम लोग करते क्या है, तो समझो कि दो आदमी है, वो कोई डाटा सेंड करना चाह रहा है। डाटा मतलब 0 1 के फॉर्म में, अगर हम लोग के पास बाइनरी डिजिट में जो डाटा सेंड करते हैं नेटवर्किंग में, वो हम लोग अगर सेंड करना चाह रहा है तो वो एक तो डायरेक्टली भेज सकता है। अगर वो किसी के थ्रू भेज रहा है, मतलब किसी से पास होके अगर वो डाटा सेंड हो रहा है, तो ये जो पास कर रहा है ना, ये चाहेगा तो उसमें कुछ ऐड कर सकता है या चेंज कर सकता है वैल्यू। ये कुछ वैल्यू को चेंज मतलब अल्टर तो कर सकता है ना। ओरिजिनल मैसेज जो है ये कुछ भेजा, समझो ये मान लो कि 3 भेजा, उसमें ये कुछ ऐड कर दिया, 3 डिजिट का नंबर भेजा, समझो 3 डिजिट का नंबर भेजा, इसमें ना ये 2 डिजिट एक्स्ट्रा ऐड कर लिया और यहाँ पे इसको 5 डिजिट का नंबर भेज दिया। तो इसमें ना हम लोग के पास एक तरह से बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर सकता है ना, ये कि ये उस डाटा को अल्टर कर सकता है। तो उसी को चेंज करने के लिए हम लोग पैरिटी का यूज करते हैं, और मतलब वेरियस मेथड यूज करते हैं ताकि वो इसको चेंज ना कर सके, या फिर अगर चेंज करे भी ना तो भी इसको समझ भी नहीं आए कि क्या है, और ये इसके पास जाए तो ये समझ जाए। तो ये कोडिंग थ्योरी में हम लोग बस वही करते हैं। इसका थ्योरी के तौर पे ये एक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। तो ये खुद देख लेना। इसमें हम बेस मेनली जो है ना, जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आता है ग्रुप कोड। ग्रुप कोड का डेफिनेशन क्या है, तो ये तुम्हें एमसीक्यू के लिए पढ़ना होगा, ये ग्रुप कोड का डेफिनेशन। तो ग्रुप कोड में क्या होता है, बी जो है एक 0 1, मतलब ये बोले ना कि ये डाटा डाटा क्या होता है, बाइनरी के फॉर्म में ही सेंड होता है, 0 1 के ही फॉर्म में होगा। तो बी जो है अगर 0 1 है तो बी एन जो है वो क्या होगा, x1 कॉमा x2 कॉमा xn इस फॉर्म में होगा। आई इक्वल टू 1 2 3 4 अलग के लिए हो सकता है। जैसे कि अगर बी टू द पावर एन है ना, तो बी टू द पावर अगर 4 है, बी टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 4 डिजिट डाटा है। 4 डिजिट का डाटा डाटा है, और कुछ भी हो सकता है। ये 4 डिजिट, 4 डिजिट में क्या हो सकता है, 1 1 1 0 भी हो सकता है, 0 1 1 0 भी हो सकता है। मतलब 4 डिजिट का B4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का। ऐसे ही यहाँ पे ये जो बी एन है ना, ये बी एन का मतलब क्या है कि एन डिजिट का डाटा है वो। और बी जो है ना 0 1 का ही फॉर्म में है, लेकिन एन डिजिट का डाटा है। तो ये बस हम लोग के पास ग्रुप कोड है। ग्रुप को, और इसी को हम लोग ग्रुप कोड कब कहेंगे, अगर ये ग्रुप जो है ना, जो ग्रुप है ये ग्रुप बी एन, और ये डेट मतलब पॉजिट एडिशन मॉडुलो ऑफ टू अगर जो है, ये अगर ऑपरेशन है और ये हम लोग के पास सेट है, अगर ये है तो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं ग्रुप कोड बेसिकली। अब हेमिंग कोड क्या होता है, एक एक हेमिंग कोड में ना, अगर समझो एक ओरिजिनल डाटा अगर ये है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर हम लोग कर दिए, 2 डिजिट ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा डिजिट अगर ऐड कर दिए, ये जो एक्स्ट्रा डिजिट ऐड किए ना, इसको हम लोग पैरिटी डिजिट कहते हैं। 2 डिजिट जो ऐड हुए उसको हम लोग पैरिटी डिजिट कहते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करके अगर कोई, अगर हम लोग के पास आउटपुट आ रहा है, तो वो अगर 6 डिजिट का आउटपुट आ रहा है, तो उसको हम लोग जो ये जो आउटपुट आया है ना, इसको हम लोग कहेंगे हेमिंग कोड। इसका ये प्रॉपर डिफिनेशन ये है। डिफिनेशन चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो। और इसमें ना अब हम लोग के पास एमसीक्यू के पर्पस से, एमसीक्यू के पर्पस से दो चीज आते हैं। पहला कि वेट बताना, और दूसरा तो डिस्टेंस, हेमिंग डिस्टेंस बताना। तो कोई भी जो अगर समझो एक स्ट्रिंग है ना, बाइनरी स्ट्रिंग, उसका वेथ बताने के लिए क्या चेक करना होता है, तो नंबर ऑफ वन। उसमें जो नंबर ऑफ वन है ना, जैसे कि एक डिजिट है 1 1 0 1 1 0 1, ये अगर एक डिजिट है, इतना बड़ा ये डिजिट है, इसमें तुम्हें बोलेगा ना कि इसका वेथ बताओ, तो वेथ बताने के लिए क्या होगा, तो नंबर ऑफ वन काउंट करना है। मतलब वन एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ये 4 बार आया, 5 बार आया, मतलब 5 बार अगर वन आया तो ये 5 जो है इसका व्यर्थ हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है व्यर्थ बताने का। दूसरा पॉइंट क्या है, तो हैमिंग डिस्टेंस बताने का। तो हैमिंग डिस्टेंस में ना हम लोग क्या करते हैं ना, तो बस इन दोनों का ये ऑपरेशन करते हैं। मतलब अगर दो डिस्टेंस है, 2 डिजिट है, समझो 2 डिजिट है, एक्स और एक वाई, इन दोनों के बीच में ये बाइनरी मॉडुलो ऑपरेशन करते हैं। और इसका जो मॉडुलो ऑपरेशन करते हैं, इसका व्यर्थ हम लोग बताएंगे, तो वो हमारा हैमिंग डिस्टेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स की वैल्यू अगर 1011 ले ले, वाई की वैल्यू 0101 ले ले, तो इन दोनों के बीच का अगर जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे, तो हाई मतलब हाँ, हैमिंग डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स कॉमा वाई, तो एक्स का वैल्यू जो क्या है 1011, वाई का वैल्यू है 0101, ये दो है। इन दोनों का अगर हम लोग ऑपरेशन करें, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड करके दिखाएं कि कैसे होता है। तो 1 1 है, तो 1 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 1 को ऐड करने पे 2 आता है, लेकिन मॉडुलो 2 करना है ना, ये ऑपरेशन मॉडुलो का है।
ये जो सिंबल है ना ये मॉडुलो 2 का है, तो 2 मॉडुलो 2 क्या होता है? 0, तो इसलिए 0 आया। फिर 1 प्लस 0 तो 1, 0 प्लस 1 तो 1, 1 प्लस 0 तो 1, ये हमारे पास वैल्यू आया। मतलब 110 ये हमारे पास वैल्यू आया। इसका व्यथ निकाल रहे हैं, ये जो है सिंबल ये क्या है? व्यथ का सिंबल है। इसका व्यथ क्या होगा? तो 3 1 है, एक 1 2 3, ये 3 1 है तो इसका वैल्यू आ गया 3। ये हो गया हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस। तो ये 2 पॉइंट है एमसीक्यू के पर्पज से। एमसीक्यू में ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हैमिंग हैमिंग को डिस्टेंस बताने का और फिर वेथ बताने का ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जो हम लोग के पास जो 3 टाइप के क्वेश्चन है ना उसमें से ये टाइप 1 क्वेश्चन, ये है हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन। इस टाइप 1 क्वेश्चन में ना बस 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं और 3 फॉर्मूले से ही ना वो हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। पहला ये टाइप 1 क्वेश्चन, अगर इसमें हम लोग के पास जो है ना कोड वर्ड हम लोग को बताना है, फाइंड द कोड वर्ड जनरेटेड बाय द इनकोडिंग फंक्शन ई, और फंक्शन हम लोग के पास है B2 से लेके B5 में चेंज हो रहा है। मतलब B2 मतलब 2 डिजिट का जो स्ट्रिंग था वो चेंज हो रहा है, 5 डिजिट का स्ट्रिंग बन रहा है विथ पैरिटी चेक मैट्रिक्स। विथ रिस्पेक्ट टू पैरिटी चेक मैट्रिक्स, तुम्हें एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो है ना वो तुम्हें गिवन है एच, वो तुम्हें गिवन है। तो हम लोग के पास जो है ना एच का वैल्यू ये गिवन है। अब हम लोग इसमें ना हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये तो मैट्रिक्स जो हम लोग के पास एच गिवन है ना, इस मैट्रिक्स में हम लोग को सबसे फर्स्ट स्टेप जो आइडेंटिफाई करना है वो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ना पैरिटी चेक मैट्रिक्स में ना एक आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स छुपा हुआ रहता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ये 3 क्रॉस 3 का है, तो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना छुपा हुआ है। जैसे कि ये देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गया। अब आइडेंटिटी के अलावा जितने भी इसमें हम लोग के पास होंगे वो हम लोग का ए मैट्रिक्स बनेगा। तो ये एक ए मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी ये बना, उसके अलावा बच क्या गया? उसके अलावा ये ऊपर का बच गया, ये हमारा ए बन गया। तो ये जो एच बनता है ना, ये एच का फॉर्मूला होता है ए ट्रांसपोज I⁻n-1, ये हमारे पास एच का फॉर्मूला होता है। अब जो है ना हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन है कि ई का जो फंक्शन है, ये ई फंक्शन क्या है? B2 से B5। तो ई फंक्शन B2 से B5, तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता है ना मेन जनरल फॉर्मूला, वो मतलब ई का जो फंक्शन का फॉर्मूला जो होता है ई इक्वल टू क्या होता है? B⁻n टेंस टू B⁻n। तो इसमें ना हम लोग के पास m और n का वैल्यू आ जाएगा इससे कंपेयर करने पे। B⁻m टेंस टू B⁻n है, यहाँ पे क्या है? B⁻2 टेंस टू B⁻5। तो m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई। m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 5, ये हम लोग के पास आ गया। तो बेसिकली हम लोग के पास अभी h क्या बन के आ गया? ये h का ये फॉर्मूला था, ये h का फॉर्मूला हम लोग इसको अब हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज और I⁻n-1 n-m का वैल्यू 5 - 2, तो 5 - 2 यानी कि ए ट्रांसपोज I3। तो ए ट्रांसपोज, तो ए का वैल्यू ये है, ये ए का वैल्यू है, इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे मतलब 0 1 1 है, 0 1 1 है, ये रोज में है तो इसको हम लोग कॉलम बनाते हैं, ये एक कॉलम बनेगा, ये दूसरा कॉलम बनेगा। ऐसे ही बना 0 1 1 0 1 1, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। बाकी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे थे वैसे ही लिख देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 1, ये हमारे पास हो गया एच का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम लोग के पास एक जनरेटर मैट्रिक्स हम लोग को बनाना होता है। तो जनरेटर मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू I⁻m, मतलब IM A। तो ये जो IM है ना ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ साइज M। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा साइज M का, यहाँ पे 2 है, M का वैल्यू 2 है, तो 2 है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 का बनेगा। तो क्या बनेगा? 1 0 0 1, ये 2 का बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हम लोग के पास है और ए का वैल्यू जो है वो एज इट इज लिखते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है? ये हमारे पास ए का वैल्यू है, ये एज इट इज लिखाएगा। तो ये था हमारे पास जनरेटर मैट्रिक्स। अब इसका फॉर्मूला के बेसिस में हम लोग वैल्यू पुट करें IM, तो IM का वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या है? 0 1 1 0 1 1, तो 0 1 1 0 1 1, ये हमारे पास जी आ गया, ये एक तरह से जी आ गया, जी इक्वल टू इतना। अब जो है ना हम लोग के पास क्या करना था? हम लोग को कोडवर्ड जनरेट करना था। कोडवर्ड जो जनरेटेड हुआ है ना वो हमें बताना था। मतलब एक तरह से ना ये B2 का जो वैल्यू है, ये जो B2 का जो ओरिजिनल मैसेज था ना, इस मैसेज में से जो कोडवर्ड जनरेट हुआ है ये बताना है हमें।
तो ओरिजिनल मैसेज हम लोग के पास B2 है, अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, अगर 2 डिजिट अगर नंबर है तो 2 डिजिट में क्या हो सकता है, एक तो 0 0 हो सकता है, एक 0 1 हो सकता है, एक 1 0 हो सकता है, एक 1 1 हो सकता है। बस इतने ही कॉम्बिनेशन है ना अगर 2 डिजिट के वैल्यू है तो। और 0 और 1 ही ले सकते हैं, 0 और 1 ही ले सकते हैं, तो या तो 0 0 होगा, या फिर 0 1 होगा, या फिर 1 0, या फिर 1 1। बस यही हो सकता है। और एक फॉर्मूला होता है EW = WG। यहाँ पे ये जो W है ना, वो हम लोग के पास क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग W कर रहे हैं, ये सारे जो है ना W, हम लोग अब इस सबका वैल्यू निकालेंगे। सबका वैल्यू निकालेंगे तो इसमें B² में 4 वैल्यू है, चारों का हम लोग निकालेंगे। पहले 0 0 का EF 0 0 निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, WG। तो W का वैल्यू है 0 0, और G का वैल्यू है, ये हम लोग जो निकाल के लाए, ये पूरा जो है ना, ये हम लोग जो निकाल के लाए, ये हमारा पास G का वैल्यू है। बस इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 0 × 0 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 × 1 0, प्लस 0 × 0 0, तो ये 0 आया। ऐसे ही 0 तो 0 0 है, तो सिंपल सी बात है, सारे वैल्यू 0 तो होंगे ही। तो वो हम लोग के सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ये सॉल्व हुआ। ऐसे ही अब हम लोग के पास 0 1 का निकालेंगे। तो 0 1 का निकालेंगे तो 0 1 इंटू यही जनरल मैट्रिक्स, जनरेटर मैट्रिक्स जो था, जनरेटर मैट्रिक्स हम लोग के पास जो वैल्यू है बस वो। अब इसमें हम लोग करेंगे तो 0 × 1 0, फिर 1 × 1 तो 0, तो ये 0 हो गया। फिर 0 × 0 तो 0, फिर प्लस 1 × 1, 1 × 1 क्या हो गया, मतलब एक तरह से हम लोग कर क्या रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, इस रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम से, फिर इस रो को 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 इस कॉलम से, इससे सॉल्व करके ये आ गया। हो गया। ऐसे ही हम लोग अब E10 का निकालेंगे, 10 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इस रो को इससे, फिर इस रो को इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, ये वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही 11 को करेंगे, 11 को इससे करेंगे, तो 11 में ना यहाँ पे जाके, यहाँ पे तो समझो समझ गए कि 1 × 1 1, 1 × 0 तो 0 1 वैल्यू आया, फिर 1 × 1, फिर 1 × 0 0, 1 × 1 1, तो 1 वैल्यू आया, फिर 1 × 0 प्लस 1 × 0, तो ये 0 आया। यहाँ पे 0 0 कैसे आया, तो वो देखो यहाँ पे 1 × 1, 1 × 1 प्लस 1 × 1, वैल्यू क्या आया 2। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग मॉड्यूलो 2 ले रहे हैं ना, हम लोग जहां भी ले रहे हैं हम लोग या तो 0 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूलो 2 2 आया तो 2 मॉड्यूलो 2 क्या होगा 0, इसीलिए ये 0 आया। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज हुआ, तो इसीलिए ये 0 आया। तो जो कोड जनरेटेड हुआ, हेंस द कोड जनरेटेड इज, जो कोड जनरेट हुआ हम लोग के पास बस यही 4 क्वेश्चन, मतलब हम लोग के पास था क्वेश्चन में क्या, B2 से B5 हुआ था। तो यही हम लोग को बताना था ना कि B2 से B5 हुआ तो कौन कौन से कोड जनरेट हो सकते हैं। तो B2 का जो कोड हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। इन सब का कोड जनरेट जो होगा वो बस लिख दो, ये कोड बस लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। ये था टाइप 1 का। जब तुम्हें टाइप 1 में क्या था, तो तुम्हें ये पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो है ना वो गिवन थी, और तुम्हें कोडवर्ड जनरेटेड ये बताना था। ये था टाइप 1। अब दूसरा टाइप है, तुम्हें जनरेटर मैट्रिक्स जो है ना ऑलरेडी गिवन है, तुम्हें जो है ना ओरिजिनल मैसेज जो है वो फाइंड करना है, और जो मैसेज डिकोड हुआ है वो डिकोड हो पा रहा है यूनिकली या नहीं वो चेक करना है, और ये भी बताना है ना कि और जो रिसीव्ड वर्ड होगा वो क्या होगा। हाँ, मतलब एक तरह से इसमें अगर कोई अगर एरर है तो वो भी एक तरह से वो सही करके तुम्हें बताना है। तो इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है, समझो गिवन द जनरेटर मैट्रिक्स, जी का एक ये पूरा जनरेटर मैट्रिक्स गिवन है। अब क्रॉसपॉन्डिंग टू इनकोडिंग फंक्शन, एक इनकोडिंग फंक्शन भी दे दिया है कि B3 से B6 कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, B3 से B6 कर रहे हैं। अब इसमें जो क्रॉसपॉन्डिंग पैरिटी चेक मैट्रिक्स जो है ना वो हम लोग के पास फाइंड करना है। सबसे पहला फाइंड क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग पैरिटी चेक मैट्रिक्स, मतलब एच की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। जो है एच का जो था वो हम लोग के पास पैरिटी चेक मैट्रिक्स फाइंड करना है, और यूज इट टू डिकोड द फॉलोइंग रिसीव्ड वर्ड एंड हेंस फाइंड द ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल मैसेज भी फाइंड करना है। अब एक बात याद रखना, ये पिछले क्वेश्चन में भी था कि ओरिजिनल मैसेज क्या होता है ना, तो ओरिजिनल मैसेज ये जो मैसेज है ना B2, मतलब अगर B2 से B5 हो रहा है तो B2 जो है वो ओरिजिनल मैसेज था। ऐसे ही अगर B3 से B6 हो रहा है तो B3 का जो वैल्यू है वो ओरिजिनल मैसेज होगा। और याद रखना कि जो कोडिंग जो हम लोग जो कोड कर रहे थे ना, तो देखो फर्स्ट जो डिजिट है ये जो 0 0, ये ओरिजिनल मैसेज है,
यही ओरिजिनल मैसेज जो है ना ये आया। मतलब फर्स्ट टू, अगर V2 से है ना तो फर्स्ट टू जो कोडेड मैसेज में से जो फर्स्ट टू लेटर है ना वो ओरिजिनल है। इसमें भी क्या है, 0 1, यही 0 1 के इक्वल आया। इसमें क्या है 1 0, तो 1 0 के इक्वल आया। यहाँ क्या है 1 1, तो 1 1 के इक्वल आया। मतलब फर्स्ट टू जो है ना वो हमारा ओरिजिनल होता है। तो यहाँ पे B3 है, तो B3 में क्या होगा, फर्स्ट थ्री जो होगा वो हमारा ओरिजिनल होगा। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा ई, हम लोग के पास वैल्यू है ई जो है B3 से B6 में चेंज कर रहा है। तो m का वैल्यू 3 होगा, n का वैल्यू 3 होगा। हम लोग के पास g का क्या फॉर्मूला होता है, g का फॉर्मूला होता है आई एम और a। ये हमारा पास फॉर्मूला होता है। इसको कंपेयर करेंगे, मतलब इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे आई एम का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है। तो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही हम लोग के पास आया है। तो ये हमारे पास आई एम हो गया। और ए, तो ए क्या बच गया, ए जो है ये, यही है ना इसके फॉर्म में, ये है इसके फॉर्म में, मतलब आई एम है और ये पूरा ए है, उसके अलावा जितना बचेगा वो ए है। ये हमारे पास आई एम था और ये ए था, इसके फॉर्म में था, इसी को हम लोग बस ए निकाल लिए, तो ए निकाल लिए। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एच निकालना था। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज करते हैं। मतलब ए ट्रांसपोज करने के लिए क्या, ये रो को कॉलम बना दो, मतलब 1 1 0 हो गया। फिर 0 1 1 है तो 0 1 1 रो को कॉलम बना देते हैं, इस रो को कॉलम बनाए, फिर इस रो को कॉलम, तो 1 0 1। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हुआ। तो 1 0 1 1 1 0 0 1 1, वही हम लोग आया 1 0 1 1 1 0 0 1 1। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का वैल्यू आया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं एच में, तो n-1, तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू 6 है, यहाँ 6 है, तो ये 6 - 3, तो 6 - 3 3, यानी कि I3। तो I3 का वैल्यू क्या है, I3 का मतलब इन आइडेंटिटी एलिमेंट विथ थ्री रोज, तो 3 रोज के लिए क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास यही वैल्यू है। वही हम लोग IN-1 निकाल लिए, तो ये हमारे पास H मिल गया। H मिल गया। अब जो है ना हम लोग जो है, जो हम लोग के पास डिकोडेड वर्ड है उसको फाइंड करने के लिए ना हम लोग के पास सबसे पहले जो है ना आर द वर्ड डिकोडेड जो है ना यूनिकली, इस सब के लिए जो है ना हम लोग इसमें बोला था ना कि यूज इट टू डिकोड द फॉलोइंग रिसीव्ड वर्ड। हम लोग को जो डिकोड करते हैं ना, डिकोड करने के लिए फॉर्मूला जो होता है, डिकोड करने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है H.R ट्रांसपोज। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें से ये जो R है ये क्या है, तो ये है रिसीव्ड वर्ड, रिसीव्ड वर्ड। हम लोग के पास ना क्वेश्चन में रिसीव्ड वर्ड गिवन है, जैसे कि है ना आर द ऑल वर्ड, इसमें ना 4 क्वेश्चन थे। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और ये क्या है, तो फॉलोइंग रिसीव्ड वर्ड, फॉलोइंग रिसीव्ड वर्ड, ये एक तरह से रिसीव्ड वर्ड था। ये मतलब आर इज इक्वल टू ये गिवन था, आर का वैल्यू ये था, ये आर का वैल्यू था। ये 4 क्वेश्चन थे, चारों तुम्हें सॉल्व करने थे, तो आर इक्वल टू ये था। तो हम लोग बस वही फॉर्मूला लगाएंगे H.R ट्रांसपोज। तो H.R ट्रांसपोज, तो H का वैल्यू तो ये हो गया, ये हमारे पास H का वैल्यू हो गया। और आर ट्रांसपोज मतलब क्या, आर का वैल्यू था 0 0 1 1 1 1। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये रो में था तो ये कॉलम बन जाएगा 0 0 1 1 1 1, ये कॉलम बन गया। तो ये क्या बन गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक कॉलम बनेगा, 3 कॉलम, मतलब एक कॉलम बनेगा 3 रो का, मतलब 1 2 3 वैल्यू जो है। बस हम लोग के पास एक तरह से बेसिकली इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें देखो ये 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा, मतलब ये 1 क्रॉस नहीं 6 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3 क्रॉस 1 का। तो ये जो वैल्यू आया ये क्या है, 3 क्रॉस 1 का वैल्यू आया। तो ये हमारे पास समझो क्वेश्चन था। तो अब इसके लिए बस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए, 1 0 1 1 1 0 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए तो ये 0 आया। फिर 1 1 0 0 1 1 0 को अगर हम लोग इससे करेंगे तो ये क्या होगा, 1 आएगा। फिर ये 0 आया। बेसिकली ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई और चीज नहीं है एक्स्ट्रा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए। अब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए ना, तो अब हम लोग के पास जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया ना, इसको हम लोग कहते हैं सिंड्रोम, इसको हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। ये जो हमारे आए ना ये सिंड्रोम है, 0 1 0, ये सिंड्रोम है। अब ये जो सिंड्रोम है ना, हम लोग ये चेक करेंगे ना कि ये जो एच आया था, ये एच के कौन से रो से, मतलब कौन से कॉलम से ये मैच कर रहा है, कौन से कॉलम से ये मैच कर रहा है। तो हम लोग के पास जो है ना
कौन से कॉलम से मैच कर रहा है? तो 0 1 0 आया, तो 0 1 0 देखेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 0 1 0। तो ये हमारे पास कौन सा कॉलम है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हमारे पास फिफ्थ कॉलम है। तो फिफ्थ कॉलम से मैच कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट है ना फिफ्थ पोजीशन, वो गलत है, उसको हम लोग को चेंज करके जो मैसेज आएगा वो हम लोग को डिस्प्ले करना है। तो उसको चेंज करके, तो इसमें ना हम लोग के पास मैसेज क्या था? ये था। इसका फिफ्थ करेक्टर यानी कि गलत है। तो फिफ्थ गलत है मतलब क्या? 0 0 1 1, ये तो सेम ही रहेगा। फिफ्थ कैरेक्टर जो है ना ये 1 है। गलत है का क्या मतलब है? इसमें तो या तो 0 हो रहा है या 1 है। अगर 1 है, अगर वो 1 गलत है तो क्या होगा सही? 0। तो 1 है, अगर 1 गलत है तो क्या सही होगा? तो 0। तो फिफ्थ में बस 0 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम हो गया। और इसमें ओरिजिनल मैसेज क्या होगा इसी का? ओरिजिनल मैसेज के लिए क्या बोले थे कि B3 से B6 हो रहा है। तो इसमें जो ओरिजिनल मैसेज होता है B6 में, उसका जो फर्स्ट 3 लेटर जो होता है वही ओरिजिनल, जो यहाँ पे भी बताए थे कि ये 1 0 है, तो इसका ओरिजिनल में क्या आ रहा है? 1 0, जो डिकोड करके 1 0 आ रहा है। तो वही हम लोग के पास इसमें क्या होगा? तो फर्स्ट 3, ये जो 0 0 1 है, ये हमारा 0 0 1, ये हमारा ओरिजिनल हो गया। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसी की जैसा सिमिलर है, वो फोर्थ कॉलम आया, फोर्थ कॉलम को कर लो। तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा में क्या था? तीसरा में जो वैल्यू था ना, तीसरा का वैल्यू वो था ये 1 1 0 1 0 1, ये हमारे पास वैल्यू था। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। दिक्कत क्या आ रही है? इसमें 0 0 0 आ रहा है, और हम लोग के पास जीरोथ कॉलम नहीं होता है। कोई भी जीरोथ कॉलम नहीं हो रहा है ना, मतलब मतलब ये मैसेज जो है ना, मतलब जीरोथ कॉलम नहीं, मतलब ये जो मैसेज है 0 0 0 के फॉर्म में आ रहा है। तो इस फॉर्म में जब मैसेज आता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि कोई एरर नहीं है। अगर 0 0 आ रहा है, सारे वैल्यू अगर 0 आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी एरर नहीं हुआ है। तो सारा जो डिकोडेड मैसेज है और ओरिजिनल में रिसीव्ड मैसेज है, वो दोनों सेम रहेगा। मतलब ये जो मैसेज आया ना यहाँ पे, ये जो मैसेज है यही वैल्यू हम लोग के पास डिकोडेड में भी आएगा। 1 1 0 1 0 1 ये है, तो यही हम लोग के पास वही वैल्यू आया। तो वही जो है ना सेम वैल्यू 1 1 0 0 1 0 1, ये हमारे पास सेम आया, तो ये सेम हो गया। इसका ओरिजिनल क्या होगा? तो फर्स्ट थ्री क्या है? 1 1 0, तो 1 1 0 हमारा ओरिजिनल है। ये हो गया तीसरा। अब चौथा में क्या है? इसमें ना बस 3 केस बनते हैं। एक तो नॉर्मल केस, जो हम लोग के पास पहला क्वेश्चन नॉर्मल था, जिसमें हम लोग के पास एरर आया था, इसमें भी हम लोग के पास एरर आया था। दूसरा केस क्या होता है? जब 0 0 0 बनता है, तो वो हमारे पास एक केस हो गया, उसका एक उसका एग्जाम्पल। अब तीसरा ये जो है ना, तीसरा एक क्या है चौथा में? ये जो सारे कंडीशन है ना, अब इसमें जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे सब 1 आया। अगर सारे वैल्यू 1 आए, और ये जो डिकोडेड मैसेज है ना, ये अगर किसी किसी भी इससे मैच नहीं कर रहा, ये जो है ना 1 1 1 आया, 1 1 1 खोजो, 1 1 1 नहीं है, 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 मतलब किसी भी कॉलम में अगर वो वैल्यू नहीं है, जैसे कि ये 1 1 1 आया है ना, ये किसी भी मैच, किसी भी सिंड्रोम जो है ना, किसी से भी आइडेंटिकल नहीं है, कोई भी कॉलम से आइडेंटिकल नहीं है, कोई भी वैल्यू उसे मिला ही नहीं। इसका क्या मतलब है? कि इसका यही मतलब है, तो इसका कि रिसीव्ड वर्ड जो है ना, उसको कैन नॉट बी डिकोडेड यूनिकली। इसीलिए ये जो क्वेश्चन में था ना, कि इसीलिए ये पूछा भी था कि आर ऑल वर्ड्स डिकोडेड यूनिकली, तो इसका आंसर होगा नो। इसमें जो ये फोर्थ वर्ड है ना, इसको हम लोग यूनिकली डिकोड नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? कि उसमें एक से ज्यादा एरर है, उसको हम लोग ना यूनिकली डिकोड कर ही नहीं सकते। ये हमारे पास इसका चौथा का आंसर हो गया। तो ये जो है ना कोडिंग थ्योरी में ये दो टाइप के क्वेश्चन में, एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन भी आता है, जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, 5.8 है। हाँ, मतलब पेज नंबर 308, जो अगर जिसके पास अगर बुक हो, पेज नंबर 308 में वो एग्जाम्पल है। 5.8 है, या फिर ऐसे ही कुछ, मतलब 8वां एग्जाम्पल है, कोडिंग थ्योरी का 8वां एग्जाम्पल। तो कोडिंग थ्योरी का जो 8वां एग्जाम्पल है, वो एक पढ़ लेना बस। और वो एज ए असाइनमेंट भी मिला होगा, मतलब हम लोग को मिला था, तो वो भी है बस। वो एक अच्छे से पढ़ लेना है। तो मतलब ये 3 क्वेश्चन अगर पढ़ लो ना, तो और इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, बस यही 3 में से आएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में ये 3 में से कोई एक आएगा। ऐसे ही हम लोग के पास जो रिंग थ्योरी है, रिंग थ्योरी में बस एक बता दिए कि इंटरनल डोमेन जो है, इंटीग्रल डोमेन है, वो प्रूफ करने का बस एक आएगा। और
जो हम लोग के पास ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी में ग्रुप प्रूफ करने का, और वो जो दो थ्योरम है उस दो थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का आएगा। तो ये हमारे पास बस 4 क्वेश्चन है जो इस यूनिट से आ सकते हैं। तो ये यूनिट बस इतना ही है।